अच्छा जी, तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन के हवाले से। एक स्टेप आगे चल रहे हैं जमीरा। आज बात करते हैं मीथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से। अजीब सी, कैसी अजीब सी आवाज आ रही है उरूज? और आजकल तुम्हारी आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही क्लास में? आवाज से याद आया, सर आ जाएगी, कोई सवाल तो पूछें। अच्छा जी, ये हरी डंडी जिसने स्क्रीन के ऊपर मारी है ये मिटा लो भाई। मैं नहीं मिटा सकता तुम्हारी हरी डंडी। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, जिसने भी किया है कांड उसको बोलो मिटाओ उसको। अच्छा जी, तो बेटा बात हो रही थी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से। अच्छा, अब आज की क्लास वैसे तो मुझे पूरी लेनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तरफ का एक इशू हो गया। अब आई डोंट नो ये इशू क्यों हुआ था। मैंने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट किया, पीसी को, तो वो सही हो गया खुद ही। तो वल्लाह आलम इससे पहले क्यों हो रहा था ये इशू। तो इतना लंबा हम पढ़ नहीं पाएंगे, लिहाजा जो छोटा टॉपिक्स हैं, मेरा इरादा आज फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस दोनों, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों करवाने का था, लेकिन अब आज मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और शायद यूजेस ही करा पाऊँ। तो पहली चीज, मीथेन इज अ कलरलेस, odorless and tasteless गैस। तो मीथेन के हवाले से ओडोरलेस, टेस्टलेस और कलरलेस गैस है मीथेन। अच्छा, इन लफ्जों का मतलब पता है किसी को? अगर लफ्जों का मतलब पता है तो बराए करम कोई शेयर करे। चलो, कलर का समझ में आ रहा होगा, टेस्ट का समझ में आ रहा होगा, जरा ओडोर का मतलब किसी को पता है तो बताइएगा। सर इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ओडोर का मतलब खुशबू होता है। विदाउट एनी स्मेल। चलो मैं तुम्हारी आपस की बात बताता हूँ। अच्छा देखो, मीथेन कलरलेस है, ओडोर भी है और टेस्टलेस भी है, मतलब तीनों किस्म की। कलरलेस का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस कलरलेस होती है, बस ये भी कलरलेस है, नॉट अ बिग डील। ठीक है। ओडोरलेस का मतलब है कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है। अच्छा, हो सकता है किसी को थोड़ा सा ताज्जुब हो, मीथेन जो है, मीथेन हमारे पास नेचुरल गैस कहलाती है। ठीक है, मीथेन क्या कहलाती है? नेचुरल सर, गैस। और उसकी एक स्मेल तो होती है, जो मतलब अगर हम वैसे देखते जाए, जो हम नॉर्मल यूज में सुई गैस इस्तेमाल करें, उसकी एक स्मेल बिल्कुल। होती है। सर वो जानबूझ के डाली जाती है ताकि अगर लीकेज हो तो पता चल जाए। गुड। तो एज आयशा, इंडिकेटेड। आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, मैं खुद इस पॉइंट की तरफ आ रहा था। और कस्मा बेटा, आपने अच्छा जवाब दिया। हमारे चूल्हे में जो गैस आती है वो मीथेन गैस होती है, तकरीबन उसके अंदर 94% मीथेन होती है जो चूल्हे में गैस आती है। ठीक है, 94%, ये एक बड़ी काउंटिंग होती है। ठीक है। अब मैं चूंकि यहाँ पर कह रहा हूं कि मीथेन एक ओडोरलेस गैस है, यहाँ पर देखो मैंने कहा मीथेन ओडोरलेस है, तो जो चूल्हे में गैस होती है उसकी, ओके ठीक है, जो चूल्हे में गैस होती है उसकी स्मेल तो होती है सर, स्मेल तो हमें आती है। तो मुझे कस्मा ने जवाब दिया कि सर वो बाद में डाली जाती है। अच्छा, किसी को पता है कि कौन सी गैस डाली जाती है? नहीं पता? सुई गैस।
गैस तो चूल्हे में जो आती है वो तो मीथेन होती है। इसके अंदर जो हमारे स्टोव गैस होती है ना, यानी कि जो चूल्हे में जो गैस आती है हमारी स्टोव गैस जो होती है, इस स्टोव गैस के अंदर मीथेन के साथ हम H2S को ऐड करते हैं। H2S वो गैस है बेटा जिसकी बदबू गैस के लीक होने पर आपको आती है। किसी को इस गैस को सूंघने का शौक हो तो किसी भी गटर लाइन को खोलकर आप सूंघ सकते हैं। बल्कि माशाल्लाह से आप अफराद जो अभी इस वक्त मेरी क्लास में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जो ताल्लुक है वो सपूरा और मस्कन साइड के एरिया से है। तो ये जो मस्कन का टर्न होता है, इस टर्न पे एक सुई गैस का ऑफिस बना हुआ है पुल के साथ, सफारी पार्क का जो पुल बना हुआ है। तो यस सर, मैं स्कूल कभी अगर वहां से गुजरे तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गैस लीक हो रही है वहां पर, और शदीद स्मेल आती है वहां से। अगर गुजर हुआ आप लोगों और कभी आप गौर करो तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा गैस की लीकेज हो रही है वहां पर। बट वहां पर जो ये गैस की लीकेज आप देखते हो ना, वो असल में वो जो प्लांट है, वो प्लांट बेसिकली मीथेन गैस और H2S गैस को मिक्स करता है और वो ट्रांसफर ऑन करता है, ठीक है ना। तो मीथेन की इटसेल्फ कोई स्मेल नहीं होती, मीथेन की इटसेल्फ कोई स्मेल बेटा जिस वक्त लॉर्ड के अंदर, अच्छा उरूज ने कहा कि सर एक स्पेसिफिक टाइम पर आती है, एज आई वाज स्टडीइंग सर जब मैं स्कूल था उसके साथ ही सीनियर, तो हम लोगों को आई गेस 10 या 11 o'clock के वक्त आती थी, बहुत ज्यादा आती थी। बेटा वो प्लांट उस वक्त रन करता है उनका, जिस वक्त उनका प्लांट रन करता है, क्योंकि 4 साल मैं भी अभी NIT गया हूँ। तो अच्छा हम वैसे हड आराम लोग हैं, फर्स्ट ईयर के अलावा मैं 8:30 बजे सुबह उठ के कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया हूँ। तो फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तो हमारा आधा कोरोना ने खा लिया, आधा क्या पूरा ही खा लिया। तो ये 2-2.5 सालों में जो मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ वो मैं 9 बजे के बाद ही गया हूँ, कभी 9:30 बजे, कभी 9:15 बजे, कभी ज्यादा हडरामी छाई हुई है तो 10 बजे भी गया हूँ। तो ये आप बिल्कुल सही कह रही है, वो उसी टाइम पर ज्यादा स्मेल आती है। और उस टाइम पे ज्यादा स्मेल आने की वजह ये होती है बेटा कि उस टाइम पे उनका प्लांट जो है ना वो रन करता है। तो अच्छा ये बड़ा डेंजरस है, मतलब इस स्मेल का आना जो है ना ये बड़ा डेंजरस होता है कि इतना मतलब इसको सही नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इदारे वहाँ पर क्या कर रहे हैं और जो वहाँ पे इंजीनियर्स बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, बड़ा खतरनाक है। अगर वहाँ पे मतलब जरा सा भी कोई मिसहैप होता है तो वो बड़ा जो है ना हादसे की सूरत इख्तियार कर सकता है। मैं अगर आपको एक बात बताऊं, एक चीज मुझे याद आ गई आप लोगों की बातों से ही। आई थिंक सो अमेरिका में या इंग्लैंड में आज से कोई 8 या 10 साल पहले की बात है, या शायद 6-8 साल पहले की बात होगी। एक गटर लाइन बर्स्ट हुई थी वहां पे, ठीक है। और उस गटर लाइन का जो बर्स्ट होना था वो पता है वो कितने किलोमीटर, मतलब कितनी दूरी पर वो गटर लाइन बर्स्ट हुई थी? ऑलमोस्ट इट इज अबाउट 5 किलोमीटर्स। ये 5 किलोमीटर जो मैं कह रहा हूँ ये अच्छा खासा फासला है, अच्छा खासा फासला है। मतलब अगर मैं समझूं लाइक मस्कन से, जहाँ की मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, वहां से लेकर अगर मैं बताऊं आपको फॉर एग्जांपल सोराबुड लाइक अलासिफ, वो शायद 2 किलोमीटर होगा, हाँ 2 या 2.5 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, बता रहा हूँ 2 या 2.5 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब सोचो इससे 2 गुना फासले की एक गटर लाइन बर्स्ट हुई थी, और जिस रोड पर ये बर्स्ट हुई थी वो 5 किलोमीटर के दायरे में ना दुकानें समझ में आ रही थी, ना रोड समझ में आ रहा था, ना सिग्नल समझ में आ रहा था, और ना इर्द गिर्द के अतराफ की इमारतें समझ में आ रही थी। इतना खतरनाक ब्लास्ट हुआ था, और आई डोंट नो कितनी कैजुअलिटीज थी उस ब्लास्ट के अंदर। एंड यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट ब्लास्ट? इज द रीजन बिहाइंड दैट ब्लास्ट इज H2S था ब्लास्ट के पीछे की वजह। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि गटर लाइन के अंदर जो स्मेल आपको आती है गटर में से, वो भी इसी H2S गैस की आती है। तो असल में वहाँ की जो नाले होते हैं वो हमारे पाकिस्तान के नालों की तरह खुले हुए गटर नहीं होते ना कि गैस इवॉल्व हो जाएगी, वो बिल्कुल सील्ड होते हैं। तो वहाँ पे गैस जमा होती रही और एक सर्टेन टाइम के बाद एक फ्रिक्शन की वजह से एक चिंगारी पैदा हुई, और उस चिंगारी ने पूरी 5 किलोमीटर की लाइन को उड़ा दी। तो ये एक चीज थी जो आप लोगों से डिस्कशन में आई। तो मीथेन एक कलरलेस, ओडोरलेस गैस है
अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि चख के देखा था जो पता चला कि टेस्टलेस है। तो बेटा बिल्कुल चख के देखा गया था। अच्छा, ये मत सोचना कि सर गैस को कैसे चखा जाता है। गैस को चखना कोई बड़ी मुश्किल कोई बात नहीं है। अगर आप को मैं ऐसे समझा दूं कि जैसे स्प्रे होता है ना, स्प्रे, रूम स्प्रे, परफ्यूम वगैरह, ये भी वेपर्स होते हैं। तो गैस को भी अगर थोड़ा सा वेपरस फॉर्म में लाकर चखने की कोशिश की जाए तो हम कर सकते हैं। तो गैस को बिल्कुल चख कर देखा गया था, तो इसका कोई टेस्ट हमें नहीं मिला। ठीक है, तो मीथेन इज अ ओडोरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर मीथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करें इसकी सॉल्युबिलिटी की, तो इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर बहुत स्लाइटली यानी बहुत कम मिकदार में डिसॉल्व होती है। ठीक है। अच्छा, क्यों, रीजन क्या है? आप लोगों ने बेटा 9th क्लास के चैप्टर 7 में एक चीज पढ़ी थी, लाइक डिसॉल्व लाइक। याद है वो? किसी को ये जुमला याद है? लाइक यस डिसॉल्व सर, लाइक वाला? 3 रीजन से। यस सर, 3 रीजन से, टेम्परेचर, लिक्विड गैस। बिल्कुल। तो आपने पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक। मैं यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा सा समझा दूं। अच्छा, ये वो पानी, पोलर और नॉन पोलर। बिल्कुल पोलर और नॉन पोलर का चक्कर है। असल में मीथेन जो है ना, वो नॉन पोलर नेचर की होती है। तो ऐसा कोई सॉल्वेंट जो नॉन पोलर हो, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है और अल्कोहल है, तो ये जो, या एसीटोन है, ये जो नॉन पोलर टाइप के आपके पास सॉल्वेंट्स होते हैं, इनके अंदर मीथेन बहुत तेजी से और बहुत एफिशिएंटली डिसॉल्व हो जाती है। बट जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं मीथेन उनके अंदर इतनी रेडिली डिसॉल्व नहीं होती। अब वो पोलर सॉल्वेंट आप दुनिया दान का कोई सा भी ले आओ, सबके लिए केस एक ही है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का फैक्टर समझ में आया। इसमें अगर किसी को कोई परेशानी है तो कुछ पूछ लें। बेटा इसमें किसी को कोई परेशानी है तो पूछ लें। आवाज आ रही है? नो सर। ओके। इट इज लाइटर देन एयर। हवा से हल्की होती है। अच्छा, ये लाइटर देन एयर वाला चक्कर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। देखो इसमें मैं अगर तुम्हें समझाऊं, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल हवा है हमारी, एयर। अच्छा, हम सब जानते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस होती हैं, लाइक O2, CO2, N2, H2, बहुत सारी गैसेस होती हैं हमारी हवा में, फिजा में मौजूद है। तो इन तमाम गैसेस का अपनी एक सर्टेन डेंसिटी होगी। ठीक है, और इन तमाम गैसेस का अपना एक वेट रेशियो होगा। तो इन तमाम गैसेस की जो मिली जुली एक डेंसिटी होगी और इनका जो मिला जुला वेट रेशियो होगा, उसके हिसाब से मीथेन जो है वो लाइटर होती है, हल्की होती है, इनके मिले जुले उससे। अच्छा, कुछ गैसेस हैं जैसे कि O2, ये हैवी होती है एयर से, हवा से भारी होती है। और CO2 इसकी बात करें तो ये भी हवा से भारी होती है। अब कोई कंफ्यूज ना हो कि सर हवा में तो O2 और CO2 भी है, तो आप इसको हवा से हल्की है भारी क्यों कह रहे हैं? देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि जब हम एयर की बात करते हैं ना, तो हम तमाम गैसेस के एक मिक्सचर की बात करते हैं, और हम उस पूरे मिक्सचर की एक डेंसिटी या वेट रेशियो की बात करते हैं, और उस पूरे मिक्सचर का कंपैरिजन होता है विद एनी वन गैस। इट इज जस्ट लाइक एवरेज। मतलब अगर मैं दो चीजों के दरमियान फॉर एग्जांपल एवरेज लेने चला हूं, एक की वैल्यू 100 है और एक की वैल्यू 10 है, ठीक है, दोनों का एवरेज क्या आएगा? 55। अब अगर दो वैल्यूज के रिस्पेक्ट से बात करें तो इसका नुकसान हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू कम आ गई, और इसका फायदा हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है ना? तो यहां पर मिक्सचर के अंदर भी यही होता है कि ऑक्सीजन का अपना वेट, अपनी डेंसिटी होगी जो कि ज्यादा ही होगी, लेकिन बाकी किसी गैस की तो कम हो सकती है।
अब जब उस गैस से इसका एवरेज निकलेगा तो ऑब्वियसली एक जो आंसर आएगा वो कम आएगा। जो कम आंसर होगा उसमें कम वाले डेंसिटी और वेट रेशियो वाली गैस का तो फायदा हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन जो ज्यादा होगी उसका नुकसान हो जाएगा। ये बात मेरी समझ में आई? यस सर। चलें, अगर ये समझ में आ गई तो वेरी वेरी गुड। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? अगला पॉइंट है इट्स बर्न इन इट कैन बी बर्न इन एयर विद नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। इसकी भी बात कर लेते हैं अभी, जरा मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं। जी बेटा, तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है? इट burns in air with non luminous flame। ये हवा में जल जाती है एक नॉन लुमिनस फ्लेम के साथ। यानी अगर मैं मीथेन को कंबस्शन रिएक्शन करवाऊं, मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो ये रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती है। बेटा इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन अभी आप देख रहे हो, इस रिएक्शन को कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं। और यही बात इस पॉइंट के अंदर लिखी हुई है कि मीथेन गैस को हम आसानी से कंबस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज। ठीक है सर, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होना लाजमी है? बेटा मतलब नॉन जो आग होती है, हाँ बोलो बोलो बोलो। मतलब जो हमारी आग होती है उससे नहीं जलता क्या? मतलब आग होती है उससे नहीं जलता, ये वाली बात नहीं समझा मैं। तो मतलब नॉन ल्यूमिनस है ना, मतलब कि जिसके अंदर रोशनी ना निकले। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है बेटा कि नॉन लुमिनस है जिसमें रोशनी का ताल्लुक है। देखो मैं एक मिसाल देता हूँ। अभी आप अपने घर के किचन में जाओ, ठीक है, और वहां पे चूल्हा जलाओ। अच्छा, चूल्हा जलाकर घर की और किचन की सारी लाइटें बंद कर दो, तो जहां पर चूल्हा जल रहा होगा वहां रोशनी होगी? जी सर, होगी। होगी ना। तो इसको नॉन ल्यूमिनस का मतलब कतई ये नहीं समझो कि बिल्कुल ही रोशनी नहीं होगी। नॉन ल्यूमिनस का मतलब है, जैसे मैं कैसे समझाऊं उसको, ऐसे समझ लो वेल्डिंग होते हुए कभी देखा है? वेल्डिंग होते हुए, जैसे जी सर। ब्राइट लाइट नहीं निकलेगी, इसका ये मतलब है? हाँ, वेल्डिंग होते हुए अगर कभी देखो कोई बंदा वेल्डिंग कर रहा हो, अगर वेल्डिंग की तरफ मतलब नेकेड आई से डायरेक्टली देखो तो कैसा एकदम असर पड़ता है आंखों पे, पड़ता है। जी सर। उसे कह रहे यस हैं यहाँ सर। पर, उस कंडीशन को या उस फिनोमिना को कह रहे हैं यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस बेटा। ठीक है, नॉन लुमिनस का मतलब कतई ये नहीं है कि बिल्कुल ही चमक या रोशनी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम आग की बात कर रहे हैं, कोई चीज जल रही, किसी चीज के जलने की बात कर रहे हैं, तो बेटा ये तो इम्पॉसिबल है कि उसके अंदर लुमिनस हो ही नहीं। होगी लेकिन अलग अलग लेवल होगा। अच्छा, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल बड़े मजेदार लगते हैं बच्चों को। पता है क्यों लगते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल बच्चों को मजेदार? क्योंकि फर्स्ट ईयर में टाइट्रेशन भरी हुई है, सेकेंड ईयर में सॉल्ट एनालिसिस है। कहीं गंदी सी बदबू आ रही है, कहीं नाक में चुभने जैसी बदबू आ रही है, कहीं हाथ जल रहा है, कहीं चमकदार कलरफुल फ्लेम्स नजर आ रहे हैं। तो जब आप सोडियम, अमोनियम, पोटेशियम आयंस के जब टेस्ट करते हैं ना, फ्लेम टेस्ट, तो उसमें भी ऐसी चमकदार लाल कलर की आग जलती है, सोडियम में और पोटेशियम में लाइट ग्रीन कलर की लाइट जलती है। तो ये अलग अलग तरह के जो कलर्स आते हैं ये भी लुमिनेंस में काउंट होते हैं। एक वो लुमिनेंस जो चमक हो, एग्जैक्टली चमक, जिसको आप देखकर चमक कह सकते हो, और एक ही इस तरह के कलरफुल फ्लेम्स का आना भी लुमिनेंस कहलाता है। ठीक है, सर, नॉन ल्यूमिनस की एग्जांपल में फिर हम वेल्डिंग को ले सकते हैं? नहीं नहीं, नॉन वेल्डिंग तो बेटा लुमिनस है ना। चमक, जो चिंगारी प्रोड्यूस होती है वो चिंगारी चमकीली नहीं होती। सर, नॉन ल्यूमिनस की एग्जांपल क्या होगी? मीथेन, मीथेन सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। देखो यहाँ पे तुम ना लुमिनस को रोशनी से थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हो। मैं यही चीज तुम्हें थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि लुमिनस का मतलब
ये नहीं होता। लुमिनस का मतलब, नॉन लुमिनस जो यहाँ पर कह रहे हैं ना, तो नॉन लुमिनस का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर रोशनी ही नहीं होगी, ठीक है, रोशनी होगी लेकिन चमक नहीं होगी उस रोशनी में। देखो किसी चीज की जो चमक होती है ना, वो आपकी आंखों पर असरअंदाज होती है। जैसे हम सूरज के अंदर निकले हैं, ठीक है, मतलब हम सूरज में जाएं, हम सूरज की तरफ डायरेक्ट नहीं देख सकते, क्योंकि सूरज की तरफ से जो रोशनी या वेव्स आती है ना, वो बहुत ज्यादा ल्यूमिनेंट होती है, यानी बहुत ज्यादा चमकीली होती है, तो हम उसकी तरफ डायरेक्टली नहीं देख पाते। वही वेव्स जब मुख्तलिफ जगह से टकरा कर हमारी आंखों में गिरती है, तो उनकी जो ल्यूमिनेंस होती है, यानी उनकी जो चमक होती है, वो कम हो जाती है। तो इसका जो नॉन लुमिनस फ्लेम है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि फ्लेम होगा, यानी कि रोशनी होगी, लेकिन चमक नहीं होगी उस फ्लेम में। जैसे वेल्डिंग में आ जाती है चमक, वैसी चमक नहीं होगी। अब क्लियर है पॉइंट? यस सर। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -162 डिग्री सेल्सियस and melting point is भाई, ये ग्रीन लाइन से किसी ने फनकारी की हुई है। अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो किसने किया हुआ है। जो जब अपनी स्क्रीन के ऊपर देखोगे ना, तो किसी के पास क्लियर ऑल ड्राइंग का ऑप्शन आ रहा होगा, जरा उसको क्लियर कर दो, कि ये फिर अजीब ही लग रहा है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -162 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट इज -183 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा देखो लास्ट पॉइंट देखो, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -162। अच्छा, इस पॉइंट में भी अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। सर गैस का बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है किसी को कंफ्यूजन है इस बात की कि सर गैस का बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो सकता है, और सर गैस का मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो सकता है? किसी के जहन में ये सवाल आ रहा है तो बताओ। नहीं आ रहा किसी के जहन में सवाल? नो सर। यार तुम लोगों को तो पता है। आ रहा है सर, एक मर्तबा एक्सप्लेन कर दें। कर देते हैं, जरा कुछ थोड़ा सा रंग बिरंगी बनाते हैं ना इसको। जी भाई, आप लोगों ने बच्चों एक चीज पढ़ी होगी पिछले साल चैप्टर 2 में, कि सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक मैसेज आया है, चलो कर बात नहीं। जी 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 हफ्सा भैया, ठीक है। अच्छा, अब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रोसेस का नाम पता है किसी को? कोई बच्चा मुझे प्रोसेस का नाम तो बताओ। सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मेल्टिंग। मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग या फ्यूजन भी कहते हैं, दोनों बातें होती हैं। सर सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना जो है ना सर, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? प्रोसेस बताओ, प्रोसेस का नाम। वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। अच्छा, एवापोरेशन नहीं होता, सिर्फ वेपराइजेशन होता है। तो दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। और क्या होता है दोनों में? एपरेशन और टेम्परेचर पे होती है, वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे होती है। लग रहा है जिससे भी तुम लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा था, अच्छा पढ़ा है, बल्कि उसकी क्या कारस्तानी तुम लोगों ने याद रखा, तो यही बड़ी बात है। हाँ भाई चलो। अच्छा अच्छा,
अब मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ, मेरे पास मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आइस की, ठीक है। पानी हमारे पास न्यूट्रल मीडियम है। अच्छा, पानी को अगर मुझे बर्फ बनाना हो तो मुझे पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है। या सॉरी, बर्फ हो और बर्फ को अगर मुझे वापस पानी बनाना हो तो मुझे उसको टेम्परेचर 0 तक लाना पड़ेगा, तब वो पानी में कन्वर्ट होना शुरू होगा। इसी तरीके से अगर मैं वेपोराइजेशन की बात करूं तो लिक्विड यानी कि पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ऐसा होता है? यस सर। चलो, अगर ऐसा होता है तो फिर एक सवाल मैं तुम लोगों से और कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी गैस को लिक्विड बनाना हो और किसी लिक्विड को सॉलिड बनाना हो, अब बताओ प्रोसेस क्या कहलाएगी? पहले गैस को लिक्विड बनाने के प्रोसेस का नाम बताओ। सर लिक्विफिकेशन। गैस को लिक्विड बनाने का लिक्विफेक्शन। इसके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है बेटा, इसे कंडेंसेशन भी है, ठीक हो गया। और सॉलिड को लिक्विड को सॉलिड बनाने का अमल क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग या कूलिंग। अच्छा, एक बात बताओ, पानी की एग्जांपल है मेरे पास। पानी को मैंने एक स्टीम है मेरे पास फॉर एग्जांपल। अच्छा, स्टीम को मुझे दोबारा पानी बनाना है, क्या करूं? फिर गैस को टेम्परेचर सॉलिड 100 पे बनाना है। लेके आएंगे, उसको ठंडा करेंगे सर, स्टीम हो उसको सकता है वो। टेम्परेचर गिराएंगे। 100 तक लेके आएंगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से ही थोड़ा सा वो बिलो जाना शुरू होगा तो वो ऑटोमेटिकली लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगी। क्या बात है, वेरी गुड सर। बस इतना कर ले कि स्टीम का टेम्परेचर सर ज्यादा होगा। आप सिर्फ इतना कर ले कि स्टीम का जो टेम्परेचर है ना सर, स्टीम के टेम्परेचर से टेम्परेचर 100, स्टीम का टेम्परेचर कम करके 100 तक ले आए सर, तो ये लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। चलो ठीक है, सही एक्सप्लेनेशन दी तुम लोगों ने। अच्छा, अगर मुझे पानी को बर्फ बनाना हो तो क्या करूंगा? उसको टेम्परेचर और कम करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर ठंडा कर दें, बर्फ बन जाएगा, ठीक है। यानी माशाल्लाह से तुम लोगों को सारी चीजें पता है। बस तुम लोगों के साथ मसला ये है कि तुम लोगों की ना धूल जमी हुई है, उसको साफ करना है। चलो हम कर देते हैं धूल साफ। देखो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तुम कह रहे हो कि वाटर जो है वो ठंडा होकर क्या बना देगा? आइस। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही तुम कह रहे हो कि सर आइस गर्म होकर वाटर बन जाएगी। इसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस पर तुम कह रहे हो कि सर वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से बेटा स्टीम जो है, तुम ये भी कह रहे हो कि सर स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब बात तुम इसकी करो, पहले वाले प्रोसेस की, या इसकी करो, दोनों के लिए होगा क्या? या तो फ्रीजिंग पॉइंट का हो गया इसको, जमने वाला पॉइंट, या फिर दूसरा नाम इसको क्या दोगे? मेल्टिंग पॉइंट। यही तो नाम दे सकते हो, कोई तीसरा नाम है क्या इसका? नो सर। अब इसकी बात करें तो वाटर से स्टीम बन रही है, यानी कि पानी बॉयल हो रहा है, तो तुम कहोगे सर बॉइलिंग पॉइंट। इसको एक और नाम भी दे सकते हैं। जब स्टीम वाटर से कन्वर्ट होकर आ रही, स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो तुम इसे ये भी तो कह सकते हो कंडेंसेशन पॉइंट। सही है भाई। तो बेटा यहाँ पर असल में जो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश जो मेरी है ना, वो ये है कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस है ना पानी के लिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस कहलाता है बेटा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर।
क्या कहलाता है? ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहलाता है। इसी तरीके से ये 100 डिग्री सेल्सियस भी बेटा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ही कहलाता है। अच्छा, अब कंफ्यूजन ये है कि सर इक्विलिब्रियम किस चीज का है ना? इक्विलिब्रियम सर किस चीज का, क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सा इक्विलिब्रियम अचानक से नाजिल हुआ? सर ये वो तो नहीं है एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर वाला? नहीं, वो कौन सा? वो बॉइलिंग पॉइंट में आता है। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है किस चीज का? ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वाटर की सॉलिड और लिक्विड स्टेट का। और ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वाटर की लिक्विड और गैसियस स्टेट का। यानी कि ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वाटर की ये दोनों स्टेट्स यानी कि सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। और ये जो 100 है ये वो स्टेट है, ये वो टेम्परेचर है जिसमें वाटर की दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड भी लिक्विड भी और गैस भी। और इसी तरह ये वो स्टेट है जहां पर लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। इट इज ऑल अबाउट स्टेट्स, ठीक है? इट इज ऑल अबाउट स्टेट्स। ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हो ये ही टेम्परेचर, अब मैं अगर मिसाल के तौर पे पानी को बर्फ बना रहा हूं तो मैं इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहता हूं कॉमनली, लेकिन मैं इसे मेल्टिंग पॉइंट भी तो कह सकता हूं क्योंकि इसी टेम्परेचर पर बर्फ मेल्ट भी तो होती है। अगर इस टेम्परेचर पे पानी बर्फ बन रहा है तो इसी टेम्परेचर पे बर्फ मेल्ट भी होती है। सेम इसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ लिखा है, मैं इसको अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहता हूँ, यानी कि वाटर इस टेम्परेचर पे स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो मैं इसी टेम्परेचर को बेटा कंडेंसेशन पॉइंट भी कह सकता हूँ, क्योंकि इस टेम्परेचर पर वाटर जो है, स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है। अभी तक जो मैंने बातें करी ये सारी समझ में आई? यस सर। सबको आ गई? यस का जो बात आई है वो सिर्फ एक ही की तरफ से आई है। यस सर। यस सर। चले बेटा। अच्छा, अब चूंकि मैंने कहा, अब जब मैंने आपसे कहा कि बेटा मीथेन जो है वो गैस होती है नेचुरली, कुदरती तौर पर, लेकिन अगर मैं मीथेन को -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दूं तो ये मीथेन लिक्विड बन जाएगी। इसी तरीके से इस मीथेन को अगर मैं -183 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दूं तो ये मीथेन सॉलिड बन जाएगी। अब ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे गैस और मीथेन गैस और मीथेन का लिक्विड दोनों कोएग्जिस्ट करेगा, तो इस टेम्परेचर को मैं मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकता हूं, सही है? और इसी टेम्परेचर को मैं मीथेन का कंडेंसेशन पॉइंट भी कह सकता हूं, ठीक है? अब ये जो टेम्परेचर है -183, इस टेम्परेचर पर लिक्विड मीथेन और सॉलिड मीथेन दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे, तो बेटा इस टेम्परेचर को मैं मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकता हूं कि इस टेम्परेचर पर मीथेन सॉलिड मीथेन लिक्विड बनने लगेगा, और साथ में मैं इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकता हूं कि इस टेम्परेचर पे मीथेन लिक्विड जो है वो मीथेन सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा। तो लफ्ज मेल्टिंग और बॉइलिंग, लफ्ज मेल्टिंग सॉलिड के लिए बेटा कैद नहीं है और लफ्ज बॉइलिंग लिक्विड के लिए बेटा कैद नहीं है। आज के बाद अगर ये लफ्ज किसी चीज के लिए आ जाते हैं और वो आपकी तवक्कुआत के खिलाफ हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसकी जितनी तफसील हो सकती थी वो मैंने समझा दी। कोई सवाल है बेटा तो आप पूछ लीजिए, वरना फिर मैं क्लास ऑफ करूंगा। सर मीथेन डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होती है? नहीं बेटा, वो तो सब्लिमेशन हो जाता है ना, मीथेन डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होती, पहले लिक्विड बनेगी फिर सॉलिड में कन्वर्ट, ठीक है? ठीक है सर। और कोई सवाल बेटा? और कोई सवाल? नो सर। सर बेटा बोलिए। मीथेन को हम गैस
इसलिए कह रहे हैं ना कि नॉर्मल अगर रूम टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर भी अगर हम देंगे 100 तो उस पे वो गैस है। अदरवाइज अगर कहीं पे जैसे बहुत ही कोल्ड रीजन हो तो वहां पे तो ये हो सकती है ना सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में भी। वहां पर तो ऑब्वियसली ना बेटा, जो जैसा माहौल होता है चीजें वैसी बिहेव करती हैं, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। जब अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्जांपल, वैसे दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं, तो वहां पर मीथेन गैस नहीं होगी, मीथेन सॉलिड ही होगा। वहाँ हम बच्चों को मीथेन सॉलिड पढ़ा रहे होंगे, मीथेन गैस नहीं पढ़ा रहे होंगे। सही है। और कोई सवाल बेटा किसी को? बेटा हफ्सा, मैंने इस बात का वैसे जवाब दिया था, फिर मैं शायद तुम उस वक्त क्लास में नहीं थी, मैं दोबारा